जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। कल 24 सितंबर को हमने पूना पैक्ट दिवस पे आपसे कुछ बात की थी। आज उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जो पूना पैक्ट के दुष्परिणाम थे उसके बारे में साहब कांशीराम और बाबा साहब के जो विचार थे, जिसको कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जो है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर द अनटचेबल्स और तमाम पुस्तकों में लिखा है और उसको कहा, जिसको साहब कांशीराम ने अपनी पुस्तक चमचा युग के माध्यम से हमको आगाह किया। बाबा साहब ने ये जो बात कही, ये बहुत हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जानना कि जिस तरीके से पृथक निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का अधिकार छीन लिया गया पूना पैक्ट के माध्यम से, तो बाबा साहब ने उस पर बोला कि एक प्रचलित मुहावरे का प्रयोग करें तो हिंदुओं के नजरिए से संयुक्त निर्वाचक मंडल एक रॉटन बरो का मतलब है जीर्ण शीर्ण उपनगर है, जिसमें हिंदुओं को एक अछूत के नामांकन का अधिकार मिलता है, जो नाम मात्र को अछूतों का प्रतिनिधित्व होता है किंतु वास्तव में वह हिंदुओं का औजार होता है। इसी को आधार मानते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग पुस्तक लिखी कि संयुक्त निर्वाचन मंडल के माध्यम से ये एक जो प्रत्याशी चुन के जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं, वो नाम मात्र के अपने समाज के प्रतिनिधि होंगे, वो तथाकथित सवर्ण हिंदुओं के औजार होंगे। उसी औजार को साहब ने चमचा शब्द कहा और ये बताया कि चमचों के जो विभिन्न प्रकार इस पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप जो मिला हमें, उसकी वजह से जो चमचों का एक युग जो तैयार हुआ, उन चमचों के प्रकार साहब कांशीराम ने बताया कि बाबा साहब तो पूना पैक्ट के बाद थे जो स्थिति संभालने के लिए, और इस प्रकार से 1957 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें अपना पूरा आधार समाज ने फिर से बना लिया, लेकिन आगे की रणनीति के लिए बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे और इसकी वजह से जो अपने जीवन काल में डॉक्टर अंबेडकर को केवल कांग्रेस और अनुसूचित जातियों के चमचों से ही निपटना पड़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को भी केवल अनुसूचित जातियों से ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों से भी अपने चमचे बनाने की जरूरत महसूस हुई। इस तरीके से भारी पैमाने पर जो चमचों के विभिन्न किस्में थी वो उभर करके सामने आई। तो उन जो चमचों के जो विभिन्न प्रकार थे, विभिन्न जातियों और समुदायों के जो चमचे हैं, उसके बारे में जो साहब कांशीराम ने कहा कि 85% शोषित लोग हैं और उनका कोई नेता नहीं है और ऊंची जाति के हिंदू उनमें नेतृत्वहीनता की स्थिति पैदा करने में पूरी तरीके से सफल भी हुए हैं और इस स्थिति में इन जातियों और इन समुदायों के चमचे बनाने की दृष्टि से बहुत ज्यादा सहायक है। तो जो चमचों की जो श्रेणियां साहब कांशीराम ने गिनाई, वो पहला था जो अनुसूचित जातियां, जिनको साहब ने कहा अनिच्छुक चमचे। 20वीं शताब्दी के दौरान अनुसूचित जातियों का एक समूचा संघर्ष का इतिहास यह बताता है कि वे उज्जवल युग की ओर प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु गांधी जी और कांग्रेस ने उन्हें चमचा युग में ढकेल दिया। वे उस दबाव में अभी तक करा रहे हैं, वे वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए हैं और उससे निकल भी नहीं पाए हैं, इसलिए इनको अनिच्छुक चमचे कहा जा सकता है। दूसरा साहब ने बताया अनुसूचित जनजातियां, यानी कि नव दीक्षित चमचे। अनुसूचित जनजातियां भारत के संवैधानिक और आधुनिक विकास के दौरान संघर्ष के लिए नहीं जानी जाती। 1940 के दशक में भी अनुसूचित जातियों के साथ मान्यता और अधिकार उनको मिलने लगे थे और भारत के संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद अनुसूचित जातियों के समान ही उनको अधिकार और मान्यता मिले। यह सब उनको अनुसूचित जातियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप मिला, जिसके चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मत उत्पीड़ित और शोषित भारतीयों के पक्ष में हो गया था। आज तक उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, फिर भी उनको जो कुछ भी मिल पाया उससे वे बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं। इससे खराब चीज ये है कि इस मुगालते में वो हैं, इस गफलत में वो हैं, इस गलतफहमी में वो हैं कि उनका उत्पीड़क और शोषक ही उनका सही मायने में हितैषी है। इसका बहुत रिसेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वर्तमान समय में। इस तरह से साहब कांशीराम ने इनको नव दीक्षित चमचे कहा, क्योंकि उनको सीधे सीधे चमचा युग में ही दीक्षित किया गया।
तीसरी प्रकार जो साहब कांशीराम ने बताया वो ओबीसी की यानी अन्य पिछड़ा जातियों की, जिसको साहब ने नाम दिया महत्वाकांक्षी चमचे। लंबे समय के संघर्ष के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मान्यता और अधिकार मिले। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने अपनी सामर्थ्य और क्षमताओं से बहुत आगे निकल करके अपनी संभावनाओं को बेहतर किया। ये बेहतरी शिक्षा, नौकरी क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक दिखाई देती है। अनुसूचित जाति और जनजातियों ने इस तरह की बेहतरी के लिए अपनी जो प्रयास किए उससे न केवल पिछड़ी जातियों को जगा दिया और इसके अलावा वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाए इसके बावजूद। पिछले कुछ वर्षों पर क्या हुआ है कि उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उनके लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। 1982 में जो हरियाणा का चुनाव को साहब कांशीराम कोट करते हुए बोलते हैं कि बहुत निकट से देखने को मिला कि अन्य पिछड़ी जातियों के तथाकथित छोटे नेता टिकट के लिए हर दरवाजा खटखटाते हुए दिखे और अंत में हरियाणा की 90 सीट में एक टिकट कांग्रेस से और एक टिकट लोकदल से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ले पाए। इस तरीके से हरियाणा विधानसभा में ओबीसी का केवल एक विधायक था। कुछ स्थानों पे, विशेषकर दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़ करके अन्य और अनेक स्तरों पर संघर्ष के बावजूद ओबीसी अपना अधिकार पाने में वंचित रह गए हैं। जैसा हरियाणा में उन्होंने बताया, वास्तव में एक बड़ी संख्या वह सब कुछ पाना चाहती है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पहले से मिला हुआ है। 3700 जातियों से भी अधिक ओबीसी हैं, जिसमें 1000 जातियां न केवल अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की महत्वाकांक्षा कर रही है और उसके लिए वो संघर्ष भी कर रही हैं। इस प्रकार ओबीसी का कुल व्यवहार हमें इस ओर यकीन ले जाता है कि इनको हम महत्वाकांक्षी चमचे कह सकते हैं। चौथा प्रकार साहब कांशीराम ने बताया अल्पसंख्यक चमचे, जिनको वो साहब ने नाम दिया असहाय चमचे। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 17.28 था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पहले उन्हें उनकी आबादी के अनुसार अधिकार मिल रहा था। उसके बाद वो पूरी तरीके से भारत की शासक जातियों की दया पर निर्भर हो गए और सांप्रदायिक दंगों के इतने ज्यादा होने के कारण मुसलमान काफी चौकन्ने रहते हैं, ईसाई बहुत बेबस घिसट रहे हैं, सिख जो है सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बौद्ध तो संभल ही नहीं पाए हैं। तो इन सब से यह प्रमाणित होता है कि यह अल्पसंख्यक जो है ये असहाय चमचे हैं। चमचों का पूरा एक प्रकार ये जाति वाइज बताया साहब ने। इसके बाद ये विभिन्न जाति और समुदायों के चमचे के बाद साहब बात करते हैं विभिन्न दलों के चमचे। विभिन्न दलों के चमचे की किस प्रकार अपने छोटे छोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए हम दूसरे दलों का जो दरवाजा खटखटाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि पूना पैक्ट के द्वारा जो कांग्रेस और गांधी ने हमसे छीना, इस लंबी और दुखद कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना समझौते का रस चूस लिया और छिलका अछूतों के मुंह पे फेंक दिया। इतना कहना ये पूरा व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर द अनटचेबल्स, इसमें बाबा साहब ने एकदम साफ तौर पे बताया कि आने वाले वर्षों में हालात और भी बड़े पैमाने पे खराब हालात देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय इस तरह का व्यवहार करने और अनुसूचित जातियों में से चमचे बनाने वाली ऊंची जातियों के हिंदुओं का राष्ट्रीय स्तर पे 7 पार्टियां थी और राज्य और क्षेत्रीय स्तर पे बहुत सारी पार्टियां थी, जो केवल अनुसूचित जातियों से ही नहीं बल्कि भारत की सभी शोषित और उत्पीड़ित जातियों के समुदायों से चमचे पैदा कर रही थी। तो इस प्रकार से ऊंची जातियों के हिंदुओं की ये पार्टियां रस चूस रही थी और छिलका उन 85% उत्पीड़ित और शोषित जातियों के मुंह पे फेंक रही थी। तो साहब इसको जो बताया कि अगला प्रकार चमचों का वो अज्ञानी चमचे हैं, जो कि जनसंख्या के आधार पे संख्या ज्यादा थी इनकी, लेकिन इसके बावजूद वो अपना बाबा साहब के संघर्ष करने के बावजूद वो दूसरे लोगों से मिल गए, अपने इतिहास को वो भूल गए, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में पूरी तरीके से अनजान थे। आज भी अनुसूचित जातियों के लगभग 50% लोग बाबा साहब के संघर्ष और उनके जीवन और उनके मकसद से पूरी तरीके से अनजान हैं। और इस प्रकार की व्यापक रूप से SC ST OBC की जो अज्ञानता है, इसका लाभ ऊंची जातियों के हिंदुओं ने उठाया और उनमें से उनकी जातियों से चमचे तैयार कर दिए गए। तो इस प्रकार के चमचों को साहब कांशीराम ने अज्ञानी चमचे कहा। ये अज्ञानी चमचे बाबा साहब के जीवन काल में उनके लिए सरदर्द बने रहे और बाबा साहब ने इसमें कुछ एक एग्जाम्पल कोट किया कि
14 अप्रैल 1945 को राय बहादुर मेहरचंद खन्ना नाम के एक सज्जन ने डिप्रेस्ड क्लास लीग के तत्वाधान में 12 अप्रैल को पेशावर में अछूतों की एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आपके सबसे अच्छे मित्र महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने आपके कारण आपके हितों के लिए अनशन किया और पूना समझौता करवाया, जिसकी वजह से आपको वोट डालने का अधिकार मिला और स्थानीय निकायों और विधान सभा में विधायिका में आपको नुमाइंदगी दी गई। तो ये आगे उन्होंने बोला कि मुझे पता है बहुत सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर के पीछे भाग रहे हैं, जो महज अंग्रेज साम्राज्यवादियों की देन है और जो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ मजबूत करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भारत का विभाजन हो जाए और सत्ता उनके हाथ में आ जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपील की कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। तो उन खन्ना जी की जो बात थी, दलित वर्गों के इसी अज्ञानता के चलते ऊंची जाति के लोग उनको आसानी से गुमराह कर लेते थे, उनको विश्वास दिला देते थे। तो इस तरीके से दलितों को जो गुमराह किया गया, उससे उनमें अज्ञानता का जो भाव हुआ, उससे वो अज्ञानी चमचे बन गए। अगला प्रकार प्रबुद्ध चमचे और अम्बेडकरवादी चमचे का साहब ने बताया कि जो प्रबुद्ध और अम्बेडकरवादी चमचे हैं, वो बाबा साहब ने स्वयं ये बताया था कि अज्ञानी जन समूह को अछूतों के संघर्ष में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के बारे में बहुत गुमराह किया गया और अज्ञानी जन समूह के आचरण को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको पता होना चाहिए था कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया। ये सब बातें साहब कांशीराम खुद कह रहे हैं कि मैं ये जान करके स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि 24 सितंबर 1982 को पूना समझौते की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए पूना में एक समिति बनाई गई और इस समिति में आरपीआई के महासचिव, दलित पैंथर्स के पदाधिकारी और डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रबुद्ध समुदाय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तो ऐसे में जो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी इसके जो नुकसान थे वो लोगों को बताना, उसकी बजाय वो लोग पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए तैयार हो गए और वो उसका जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार करने लगे। तो इस प्रकार से साहब ने जो है कहा कि इस पूरे आचरण और इस आचरण को साहब ने जो वर्ड यूज किया है, टुकड़खोरी, इस प्रकार की उनकी तत्परता और टुकड़खोरी जो दूसरी पार्टियों के चमचे बन करके रह गए, इस प्रकार के चमचों को साहब कांशीराम ने प्रबुद्ध या अंबेडकरवादी चमचे कहा। नेक्स्ट है चमचों के चमचे। जो प्रकार बताया साहब ने कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक अनिवार्यताओं ने भारत की शासक जातियों को ये बाध्य कर दिया कि वे भारत के उत्पीड़ित और शोषित जातियों और समुदायों में से चमचे बनाएं। इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में तमाम स्तर पे बहुत सारे राजनीतिक चमचे हमको दिखाई देते हैं और अब तो हमें इस प्रकार के जो चमचों के चमचे जो होते हैं ये हम लोगों को तमाम हर चुनाव के पहले बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। स्पेशली जो शिक्षित कर्मचारियों का एक वर्ग है जो बहुत उसमें जो चालाक लोग हैं और राजनीतिक चमचों से अनुचित अनुग्रह और लाभ प्राप्ति करने के लिए उनकी चमचागिरी करते रहते हैं। तो समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस वर्ग के पिट्ठुओं को चमचों के चमचे साहब कांशीराम ने कहा। आखिरी जो प्रकार साहब ने बताया वो विदेश स्थित चमचे हैं, क्योंकि भारत में उत्पीड़ितों का कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं है, इसलिए जो विगत वर्षों के पसंदीदा और जो अघाए चमचे वो पूरी तरीके से शांत हैं। भारत में चमचों का ये निम्न स्तर 1980 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गया। भारत में अघाए चमचों के इस निम्न स्तर के चलते विदेशों में रह रहे अनेक अछूत अवसरवादियों को यह समझ में आया कि ये गलती से उन्होंने समझ लिया कि भारत में चमचों का अभाव है। तो इस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए वो भारत की ओर दौड़े। ऐसा लगा कि भारत में चमचे नहीं रह गए हैं और फिर भारत में लंबे समय तक रहने के दौरान जब उनका मोह भंग हो गया तो वो वापस अमेरिका जाकर के वहां न्यूयॉर्क सिटी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और तमाम जो साहब ने एग्जाम्पल दिए, ऐसे तमाम स्वार्थी और अछूतों की लगभग मोह भंग की स्थिति में अपने अपने विदेशों में जो लौट पड़े। इन सब अधपकी कोशिशों और पर गौर करने का फैसला लिया गया, क्योंकि विदेशों से चमचे जो हैं वो छिप रहे हैं। भारत में उत्पीड़ित जातियों का आंदोलन मजबूत हो जाएगा तो वो फिर खुल करके वो सामने आ जाएंगे। तो इस साहब ने विदेश स्थित चमचों का ये प्रकार बताते हुए ये चमचा युग में चमचों के प्रकार की जो एक चैप्टर था उसको
खत्म किया। हम फिर मुलाकात होगी, साहब कांशीराम के ही जीवन से संबंधित तमाम घटनाओं को मैं आप लोगों के बीच में लगातार लाती रहूंगी। और बहुजन शक्ति के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि साहब कांशीराम का एक जीवन का एक एक संघर्ष आप तक पहुंचे, जिससे कि हम इस चमचा युग से जल्द निजात पा सके। यदि निजात ना पा सके तो कम से कम इनके ऊपर कंट्रोल जरूर लगा सके। साथियों, फिर मुलाकात होगी। जय भीम, जय बहुजन शक्ति।